आप लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट अगर पढ़ी है, उसके बरक्स अगर आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ी, ठीक है, ये दोनों जो पोएम्स थी, एपिक्स थी, इनमें डिफरेंस था थीमेटिक कंसर्न्स का। जो पैराडाइज लॉस्ट थी उसका थीम था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और जो इसका थीम था वो था ट्रिवियलिटीज़, ठीक है। तो ट्रिवियल थिंग्स के बारे में उसको हाई एग्जैजरेट किया गया था और पोर्ट्रे किया गया था। तो थीमेटिक कंसर्न्स की हम बात करेंगे मॉडर्न इरा में और उसके साथ साथ विक्टोरियन इरा में। अब जो विक्टोरियन पोएट्री थी उसमें थीम जो था वो रियलिज़म का थीम, जो हमारा सबसे पहला थीमेटिक कंसर्न है इसका, वो था रियलिज़म, रियलिस्टिक राइटिंग्स। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग्स उसमें इतनी रियलिटी पोर्ट्रे नहीं की जाती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चौसर रियलिज़म का कॉन्सेप्ट आया, और उसके साथ साथ फिर वो आगे मूव करता हुआ विक्टोरियन इरा में, सॉरी रोमांटिक में भी क्या है, राइटर्स ट्राई टू पोर्ट्रे, बट उसमें इमेजिनेशन पे भी फोकस रहा था। यहाँ पे रियलिटी पोर्ट्रे करने का एस्पेक्ट। उसके बाद सेकंड हमारा थीमेटिक कंसर्न इज़ ह्यूमनिज्म, लव फॉर ह्यूमैनिटी। ऑफ कोर्स when we were romantic in the romantic era, we are humanistic and we have humanism in this era of Victorian पोएट्री। अच्छा, हम इसके जो थीमेटिक कंसर्न्स हैं जस्ट वर्बली मैं उसको रिलेट कर रहा हूँगा विक्टोरियन के साथ, और क्योंकि हमने हमारा चीफ टारगेट ये होगा कि हमने रोमांटिक को साइड पे रखना है, विक्टोरियन और मॉडर्न इन दो इराज के जो थीमेटिक कंसर्न्स हैं हमने उसके साथ डील करना है। तो हमारा, लेकिन क्योंकि हमने ये एज विक्टोरियनिज़म उसी से ही मर्ज होके आ रही है, तो हम उसको भी उसके साथ डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, और जो हमारी मॉडर्निज़म है उसको हम पोस्ट मॉडर्न से अभी रिलेट नहीं करेंगे ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और वो ये कि क्योंकि हमारा इट्स येट टू कम। ह्यूमनिज़म की हमने बात की, ठीक है, कि राइटर्स ने क्या किया, ठीक है, दे ट्राइड टू पोर्ट्रे देयर फीलिंग्स as प्रोजेक्टेड बाय देयर हार्ट्स। राइटर्स ने उनके थीमेटिक कंसर्न्स को इस वे में डील किया कि उसमें ह्यूमनिस्टिक टच। आपने गुलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो फुली पढ़ रहे होंगे अब। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स में मिसंथ्रोपी और फिलंथ्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, फिलंथ्रोपी कहते हैं टू sympathize with humans, और मिसंथ्रोपी टू हेट ह्यूमंस, टू डिसगस्ट ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमनिज्म है इसमें क्या है, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ फोकस क्या है, ह्यूमंस। आइडियलिज्म, ठीक है, आइडल्स की तरफ जो हमारा इसका रहा है वो ऑफ कोर्स हमारा सेकंड थीम है, जिसमें of course quest for the ideals prevailed for the span of for the time span which we call romantic, or sorry, Victorian era. Socialism, of course पहले अगर हम इरा की बात करें बिफोर चौसर जो हमारी एज रही है उसमें ऑफ कोर्स वी वर लेस सोशल, है, हमारे जो कंसर्न्स थे वो इतने नहीं थे। जब हम ह्यूमनिस्टिक हैं इट मीन्स वी आर द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म एज वेल। हमारा जो मेन पॉइंट यहाँ पे इस वक्त है क्रिटिसिज्म। ऑफ कोर्स राइटिंग्स तो लिखी जाती रहीं, राइटर्स भी लिखते रहे, वर्क्स प्रोड्यूस होते रहे, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ कि किस वर्क को कितना रिगार्ड किया जाएगा, कौन सा वर्क किस, उसके लिए क्या हुआ,
criticism was there, critics were there, and they started criticizing the works of authors produced earlier. ये भी रहा। और क्योंकि हमारा कंसर्न जस्ट ठीक है टर्म्स के साथ रहेगा, वी वॉन्ट बी रिलेटिंग टू ऑथर्स, क्रिटिक्स एंड ऑफ कोर्स फिगर्स लाइक दैट। हमारा नेक्स्ट, क्योंकि रोमांटिसिज्म गुज़र चुका था यहाँ पे, वो अभी इसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी रोमांटिसिज्म वाज देयर। आप बिल्कुल जुदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कोई बीच में वो रस्सी तो नहीं थी कि जिसको काट दिया तो वो दूसरी से अलहदा हो गई। ये ओवरलैप करती रहती हैं एजेस, तो ऑफ कोर्स उसको भी रोमांटिसिज्म के जो एस्पेक्ट्स थे कुछ, वो भी इस एज के अंदर रहे। इंटेलेक्चुअलिज्म, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल अप्रोचेस वर देयर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स वर रिवॉर्डेड किसके थ्रू? थ्रू द क्रिटिसिज्म और द क्रिटिक्स, क्योंकि उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया वर्क्स को, तो इस तरह से फिर वो उसको लेके चलते रहे। अच्छा, ये दो मूवमेंट्स रही थी, प्री रैफलेट मूवमेंट, उसमें हमने विक्टोरियनिज़म में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उस पर हम ज़्यादा फोकस में नहीं जाते। नेचुरलिज़म हमने आई थिंक यस। तो एक जो रोमांटिसिज्म हमारा इरा रहा है, उसके अंदर ऑफ कोर्स पोर्ट्रायल ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ये रही है, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स नेचर रही है, और दैट आल्सो रिमेंड देयर, ठीक है, फॉर टाइम स्पैन, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से वैनिश हो गई। ग्लोरी ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट की जो हमारी ग्लोरी थी, अजमत रफ्ता थी, या व्हाट्स एवर वाज देयर, उसको भी ऑफ कोर्स साथ रखा गया। यानी कि बाकी जो इसको क्लासिज्म का आप नाम दे दें किसी हद तक, कि वो क्लासिक आइडल्स जो थे ऑफ कोर्स उनको भी उसमें साथ साथ लेके चले, ताकि जो राइटर्स थे, ठीक है, जो पास्ट के राइटर्स थे, जो उनके थीमेटिक कंसर्न्स थे, उनको भी साथ रखा जाए। तो दीज वर द आइकॉनिक थीम्स। आइकॉनिक थीम्स कहते हैं ना जी, मेजर और प्रोमिनेंट थीम्स, ठीक है, तो वो इस इरा के थे। मॉडर्निज़म, ऑफ कोर्स विक्टोरियन को जब हम रोमांटिक से जुदा करते हैं तो हम इसको फिर दूसरा हल हमारे पास यही है इसका, कि हम इसको मॉडर्न से रिलेट भी करें। तो मॉडर्निज़म, ऑफ कोर्स इंक्लिनेशन वाज देयर, उसमें राइटर्स भी इंक्लाइंड हो रहे थे टूवर्ड्स मॉडर्न थीम्स, ठीक है, इसकी तरफ। और फिर उसके बाद क्योंकि एज का जो एक शफलिंग हुई, उसमें रोमांटिक से विक्टोरियन और फिर पैटर्न से निकलने की भी कोशिश जो थी, वो मॉडर्निज़म की तरफ उनको लेके गई। फ़िलोसॉफ़िकल थीम्स जो हैं इसके, उनकी अगर बात की जाए तो थीमेटिक कंसर्न्स जो पहले थे, जो मिडिवियल राइटिंग्स में थे, ऑफ कोर्स गॉड्स, गॉडेसेस एंड व्हाट्स एवर किंग्स एंड क्वींस वर देयर। यहाँ पे क्या है, थोड़ा उससे चीज़ उससे वापस आ जाते हैं, और उसको वो क्या नाम दिया जाता है, फ़िलासॉफ़िकल आइडियाज़, डिफरेंट फ़िलासफ़र्स वर देयर, ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की, क्योंकि ये फ्यूचर में अब इसमें साथ साथ मॉडर्निज़म, इसको मॉडर्निज़म के अंदर जो ये डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और व्हाट्स एवर इज़ देयर इज़ येट टू कम, क्या, तो वो इसी से ही प्रॉम्प्ट हो रहा है, जो स्पार्किंग पॉइंट है वो यही है। फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ राइटर्स के माइंड में आना शुरू हो गए, जो उन्होंने बाद में अपनी राइटिंग्स के थ्रू पहुंचाए रीडर्स तक। फेमिनिज़म, ये आप लोगों की बात है, आपके हकूक़ की बात है, वीमन राइट्स की बात है। ख़वातीन ऑफ कोर्स हैव बिन सफरिंग फ्राम एजेस। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी था, मैंने आपको शायद गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात की भी सही, कि वीमेंस वर नॉट अलाउड टू राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेमिनिज़म, उसमें जो गुज़श्ता हमारी एज थी विक्टोरियन थी, इसमें हमने देखा कि डिफरेंट राइटर्स, ठीक है, ब्रोंटे सिस्टर्स वर देयर, और वो लिख रहे थे, ठीक है, अपने नाम जो है उन्होंने वो चेंज किए हुए थे। वर्जीनिया वुल्फ का भी आएगा या इस तरह से कुछ नाम। तो विम है, उसने इसको
ऑफ कोर्स प्रमोट किया। और वीमेंस को क्या है, फिर बाद में फेमिनिज्म की 3 वेव्स क्रिएट हुई, और जिसमें डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने क्या है सोशल पॉलिटिकल और फिर क्या है सारे अपने जो राइट्स से बेसिक्स की तरफ, वर्क लेबर, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या, एजुकेशन इवन के सफ्रेजेट मूवमेंट जो थी उनकी राइट टू वोट वगैरह, और ये सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी, या इसको आप मॉडर्न लिटरेचर कहें या इसको आप मॉडर्निज्म कहें इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके थीमेटिक कंसर्न्स जी इसके थीमेटिक कंसर्न्स ज़रा डिफरेंट रहे हैं। वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट, द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स, ठीक है, एक ये रहा इसका थीम। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वर्ल्ड वार्स ने क्या किया था। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वार्स अफेक्टेड द वर्ल्ड अलॉट, ठीक है, पावर शफलिंग वाज देयर, और उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनकी एम्पायर्स थी, इनका यूएसए का पावर में आना, और फिर इस तरह से, ठीक है, उनका अपनी पावर शो बल्कि इसको कहें, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो यूएसए ने हिरोशिमा या इस पे नागासाकी पे जो बॉम्बिंग की थी, वो एक अलार्म था बाकी दुनिया के लिए कि वी आर इन पावर एंड वी कैन डू व्हाट्स एवर वी वांट। क्या, तो वो इस तरह से, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके, जो डिक्लाइन ऑफ एम्पायर उसके साथ। डीकलोनियलाइजेशन एंड नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, ये भी इसका थीम है, मेजर थीम है, इकॉनिक थीम है 20th सेंचुरी का। क्योंकि डीकलोनियलाइजेशन की अगर बात की जाए, कलोनियलाइज्ड हम पहले हो चुके थे, ठीक है, अब प्रोसेस शुरू हो रहा था। जो वो बरतानिया की सल्तनत की बात की जाती है कि उसमें सूरज गुरूब नहीं होता था, तो अब उनका सूरज गुरूब होना शुरू हो गया था। डी कलोनियलाइजेशन हो रही थी, कलोनीज़ क्या है वो ख़त्म हो रही थी। और उसमें ये जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, बरसगीर हिंद, पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, इन्होंने भी लिबरेशन ली, ठीक है, 1914 to 1918, ठीक है जी, 4 साल के लिए वर्ल्ड वार 1 रही। फिर 1939 to 1945, और 1945 के साथ ही ये क्या है, ये एंड हो जाता है। और ये हमारी जो एज थी, ये शुरू कहाँ से हुई थी मॉडर्निज़म, ये 1901 में शुरू हुई, क्योंकि तब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो चुकी थी उस साल में। तो ये एक थीमेटिक हमारा कंसर्न रहा कि हमने मुख्तलिफ जो है वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट्स रहे कंट्रीज़ के अंदर। फिर डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स रहा, क्योंकि बहुत बड़ी एम्पायर थी ब्रिटिश एम्पायर, उसका डिक्लाइन हुआ, उसके साथ डीकलोनियलाइजेशन हुई उनकी। फिर एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया जी। वो पहले भी मौजूद था, जिस तरह से आज हमारे अंदर है ना कि हम क्या है, वी आर नेशन, ठीक है, हम हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद पहले भी आपसे बात की थी कि हमें हम बिला वजह किसी कंट्री से हेट कर रहे होते हैं, बिला वजह किसी कंट्री से लव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ नेशनलिज्म। और फिर उसके लोगों को, बल्कि एक इस परचम के साए तले, वो हर कंट्री हर परचम के साए तले अपने लोगों को रखे हुए, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। फिर कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट्स आ गया जी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोल्ड वार क्या है, वो अंदर ही अंदर, ठीक है जी, वो जिस तरह लावा होता है, लावा समझते हैं ना, जियोग्राफी की टर्म है, जब ये ज़लज़ले वगैरह आते हैं या जब पहाड़ों का जो बनने का प्रोसेस है, क्योंकि ज़मीन के जो अंदर का टम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट है। तो आपका जब एक 100 जस्ट 100 हो इसका टेम्परेचर, तो उस पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और जब 2000 हो, ठीक है, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो, तो उस वक्त क्या है, लोहा भी पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब 4000 होता है, ठीक है, ये जो आपके ये वेल्डिंग प्लांट्स वगैरह इस्तेमाल कर होते हैं, इसका 4, और उससे भी कुछ ज़्यादा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो वो फिर क्या करता है, वो अफेक्ट कर रहा होता है किसको, इस
और उससे फिर ये क्या है, अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मतलब क्या है, वो अंदर ही अंदर, वो कहीं विद इन अर्थ, वो उसके अंदरूनी हिस्सा में, कोर पार्ट में वो हो रहा होता है एक्टिविटी। और इसी तरीके से कोल्ड कन्फ्लिक्ट क्या है, कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट्स भी कुछ इस तरह से रहे कि वो विद इन। फिर सोशल रिफॉर्म्स ऑफ कोर्स, सिविलाइज्ड नेशंस, ठीक है, उन्होंने जब अपनी इम्प्लीमेंटेशन अपनी कर दी थी, तो उस वक्त जिन्होंने क्या किया, सोसाइटल जो हवाले से, या सोसाइटीज़ को क्या है, उसको उनकी फेवर में, ठीक है, कुछ इस तरह की। और फिर उसके बाद सोसाइटीज़ की भी ना कहें, इसको आप कंट्रीज़ की कहें, कंट्रीज़ की भी चलो नहीं कहते, नेशंस की कह लें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट नेशंस का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट के तहत सोशल रिफॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इज़ अ ग्लोब एंड आई एम सिटीज़न ऑफ दैट, ठीक है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं जी, मैं दुनिया का बाशिंदा हूँ। तो ये जो ग्लोबलिज्म का, जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कैसे आया, ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म पहले प्रीवेल कर चुका था। तो उसके बाद वो क्या है, वन फ्लैग वन वर्ल्ड वाली आप तो ये एक्ट चल रही है। बल्कि ये पिछले दिनों में ये एक वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये जो आप मास्क पहनाया जा रहा है, ठीक है, मास्क में भी कोविड को इतना प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, कोविड से प्रोटेक्शन कम कर रहा है, लेकिन वो एक सैम्बल के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया ही मास्क पहने हुए, यानी पूरी दुनिया एक विलेज बन चुकी है। तो एक ट्रेडिशन जो है वो विलेज तक महदूद होती है, तो अब दुनिया एक विलेज है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, थीमेटिक कंसर्न्स हमारे ये हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी राइटिंग्स लिखी गई। एनवायरनमेंटल इश्यूज ऑफ कोर्स ये भी यहीं पे हैं, इन पे भी क्या है, काम होता रहा। मुख्तलिफ राइटर्स ने ऑफ कोर्स उसको हाईलाइट अपनी राइटिंग्स के अंदर उसको वो करते रहे हैं। उसमें इन्वायरमेंटल, उसमें जिसमें आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि वो ग्लोबल वार्मिंग के जो हैं इस तरह से भी, और उसके साथ साथ और भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन है और व्हाट्सएवर इज़ देयर, ठीक है। तो उसमें उसके अलावा जो मॉडर्न पोइट्री है, अगर उसके फीचर्स की हम बात करें, तो वो क्या है, विक्टोरियन और रोमांटिक पोइट्री के बिल्कुल वो क्या है, मुख्तलिफ है, उसके टोटली कंट्राडिक्ट करती है उसको, क्योंकि उसमें जो है वो रिलीजियस फेथ जो था उसका डिक्लाइन नज़र आता है, जो हमारी प्रीवियस एजेस थी उसमें किसी हद तक वो प्रीवेल कर रहा था। फिर मीटर पैटर्न्स को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। थीमेटिक कंसर्न से हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन उसमें चंद एक चीज़ें चलो मैं उसमें ऐड कर दूं कि मॉडर्न पोइट्री किस तरह से उससे डिफ़र कर रही है। तो उसमें बीटर पैटर्न की हमने बात की, स्कीम, राइमिंग स्कीम की बात की, या उसमें आइडियाज़ को किस तरह से जक्स्टापोज किया गया, इसके उसका भी उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि प्रीवियस एज से वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। फ्री वर्स की ऑफ कोर्स पहले पोइट्री जो थी वो बाउंड होती थी, उसका ख़ास रिदम पैटर्न मीटर, जिस तरह से वो आप उसको एम्बिक पेंटामीटर वट एवर आप उसको नाम देते रहें। फिर जो मॉडर्न एज थी उसमें आयरनी वगैरह, ठीक है, ये भी यूज़ होती रही, तो थीम भी उससे कम्प्लेक्स होते गए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आयरॉनिकल थिंग्स ने क्या किया, थीमेटिक कंसर्न्स को मॉडिफाई कर दिया, या उसके साथ कुछ मेटाफर्स वगैरह का जो यूजेज है। ऑफ कोर्स मेटाफर्स, डिफरेंट मेटाफर्स जो हैं वो उसको सिग्निफाई करते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि अहमद अली का एक नावल है ट्विलाइट एंड दिल्ली, और उसमें फिर डिफरेंट मेटाफर्स, स्नैक, ये इस तरह के यूज़ किए गए हैं, और उसमें कैरेक्टर्स को भी इवन के मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया। असगर का कैरेक्टर वो डायरेक्ट उसका रेफरेंस दिया जाता है कि वो मेटाफर है उसका। जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि साउथ एशिया में, सॉरी साउथ एशिया भी नहीं कहते उसको, उसको इंडिया आप कहें, ठीक है, और हिंदुस्तान बल्कि वुड बी बेटर वर्ड फॉर दैट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वो क्या है,
उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गए। जो उनके इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, ग्लोबलाइजेशन या सोशल रिफॉर्म्स थी, कोल्ड कन्फ्लिक्ट्स थे, उसके बाद डीकोलोनियलाइजेशन या नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, या उसके साथ भी क्या है उनके डिफरेंट एम्पायर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ये मॉडर्न लिटरेचर उसके साथ भी डील करता है। दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वॉर, जो इसको आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वार 2, ये अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम क्या है समझ आ जाएगी इस बात की कि वो राइटर क्या कन्वे करना चाहता है, या और अपने तमाम राइटर्स जिनको आप पढ़ने वाले होंगे होपफुली वो किस तरह से आइडियाज़ को लेके चल रहे हैं, तो होपफुली आपको इसकी बेहतर समझ आ रही होगी। होपफुली जो थीमेटिक कंसर्न्स थे ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे।